क्या चांद पर इंसान का पहला कदम था झूठा? आखिर चांद पर गए एस्ट्रोनॉट्स के साथ क्या हुआ? आखिर क्यों छिपाया गया अपोलो 11 का ये सच? दोस्तों, आज दुनिया भर के कई देश अंतरिक्ष में कई मिशंस लॉन्च कर चुके हैं और अपने देश का झंडा गाड़कर फतह हासिल कर चुके हैं। लेकिन आज भी जब अंतरिक्ष की बात होती है तो सबसे पहले जुबान पर चांद पर कदम रखने वाले पहले आदमी नील आर्मस्ट्रांग का नाम आता है। जब इंसान ने चांद पर अपनी पहुंच बना ली तो धरतीवासी बेहद खुश नजर आए, लेकिन विवादों को जन्म देने वालों ने इसे सफलता पर भी सवालिया निशान लगा दिए। हम सब ये तो जानते ही हैं कि 16 जुलाई 1969 को नासा के द्वारा लॉन्च किए गए अपोलो 11 मिशन ने सफलता प्राप्त करके एक बड़ी ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। लेकिन हम में से शायद बहुत कम लोग ही जानते हैं कि चांद पर वो ऐतिहासिक कदम रखने का सफर एक बेहद ऊबड़ खाबड़ रास्तों से भरा हुआ था। तो चलिए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में कि आखिर अपोलो 11 मिशन पर भेजे गए एस्ट्रोनॉट्स के साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे आज भी कई लोग अनजान हैं। हमारी आज की वीडियो काफी रोचक होने वाली है, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा। दोस्तों, 20 जुलाई 1969 में इसी दिन इंसान ने चांद पर अपना पहला कदम रखकर इतिहास रचा था और भविष्य में अंतरिक्ष तक पहुंच की संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए थे। नासा द्वारा लॉन्च किया गया अपोलो 11 21 घंटे 31 मिनट तक चांद की सतह पर रहा और 24 जुलाई 1969 को वापस धरती पर लौट आया। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ इसी कहानी के बारे में जानते हैं, लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने कहा कि चांद पर गए 300 एस्ट्रोनॉट, जिनमें से नील आर्मस्ट्रांग, एडविन बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस हादसे के बारे में जानने से पहले आइए घड़ी की सुई को पीछे करते हैं और चलते हैं 16 जुलाई 1969 को नासा के ऑफिस में, जहां सभी की धड़कनें तेजी से धड़क रही थी, क्योंकि कुछ ही समय में अपोलो 11 पृथ्वी को छोड़कर अंतरिक्ष की तरफ जाने वाला था। अंतरिक्ष पर जाने वाले तीनों एस्ट्रोनॉट्स की भी धड़कनें थमी हुई थी। जैसा कि आप में से कई लोग जानते ही होंगे कि माइकल कॉलिंस बतौर पायलट अपोलो 11 में मौजूद थे, वहीं नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज एल्ड्रिन चांद की जमीन पर उतरे थे। आखिरकार सुबह 8:32 पर अपोलो 11 को कैनेडी स्पेस सेंटर लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से लॉन्च किया गया और तीनों एस्ट्रोनॉट्स की अंतरिक्ष यात्रा शुरू हो गई। महज 4 दिनों बाद ये चांद की सतह से बिल्कुल पास पहुंच चुका था। जिस ल्यूनर मॉड्यूल से नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज एल्ड्रिन अपोलो 11 से निकलकर चांद तक पहुंचे, उसे द ईगल नाम दिया गया था। जब सबको लग रहा था कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, तभी तीनों एस्ट्रोनॉट्स के सामने बात आई कि कोई अज्ञात कारण की वजह से ईगल निर्धारित समय से 4 सेकंड्स आगे चल रहा था। इसका मतलब ये था कि अब ईगल निर्धारित स्पॉट की बजाय किसी और ही जगह पर लैंड करने वाला था, जिसका परिणाम घातक भी हो सकता था। दोस्तों, आप ही सोचिए, हम तो किसी अनजान जगह पर कहीं गुम हो जाएं तो भी पैनिक होने लग जाते हैं, तो ये तो चांद पर उतरने की बात थी, जहां चाहकर भी धरती से वो अब किसी भी प्रकार की ज्यादा बढ़त नहीं ले सकते थे। अब अंतरिक्ष यान और चांद की दूरी महज कुछ ही किलोमीटर की बची थी। अभी तो इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स के डर के मारे पसीने छूट ही रहे थे कि अचानक एक और मुसीबत ने दस्तक दी थी। दरअसल अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, जो कि बहुत ज्यादा अहम था, उसने अचानक एरर कोड 1202 डिस्प्ले किया। अब ये एरर कोड क्या था और क्या हुआ था, इसकी जानकारी किसी भी एस्ट्रोनॉट्स को नहीं थी। ऐसे में नील आर्मस्ट्रांग ने तुरंत इसकी जानकारी धरती पर दी, लेकिन उन्हें कहा गया कि वो एरर को नजरअंदाज कर अपने मिशन में आगे बढ़ें। हालांकि बाद में ये बात सामने आई कि रडार सिस्टम से ज्यादा कमांड्स आने की वजह से कंप्यूटर सिस्टम ओवरलोड हो चुका था और एरर को डिस्प्ले कर रहा था। एक और ये एरर कोड और दूसरी तरफ कुछ ही मिनटों में चांद पर लैंडिंग होने वाली थी। ऐसे में नील आर्मस्ट्रांग ने हिम्मत और शांत माइंड रखकर कंट्रोल्स अपने हाथ में लिए और ऐसी जगह स्पेसक्राफ्ट को लैंड करवाया जिससे सभी की जान बच सके। 20 जुलाई को 8:17 पर सही सलामत ईगल की चांद पर लैंडिंग हुई। नील आर्मस्ट्रांग ने इस जगह को ट्रैंक्विलिटी बेस का नाम दिया। यहाँ से ही उतरकर पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर रखा था और अमेरिका का झंडा बड़े ही गर्व से फहराया था। अगर ये सुनकर आप सोच रहे हैं कि चलो अब ये मिशन कामयाब हो चुका है और अब सब कुछ ठीक ही होगा, तो आप और एस्ट्रोनॉट्स दोनों ही गलत हैं, क्योंकि खतरा अभी भी टला नहीं था। इन्हें भी ऐसा लग रहा था कि अब मुसीबतें खत्म हो चुकी हैं और अब सफलतापूर्वक वो अपनी धरती की यात्रा शुरू करेंगे कि तभी कुछ ऐसी ही चीजें होने वाली थी जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, झंडा फहराने के बाद जब वो वापस गए तो उन्हें पता चला कि अब शायद वो कभी धरती पर नहीं आ पाएंगे और चांद पर फंस चुके हैं। दरअसल चांद पर कम टेम्परेचर होने की वजह से लैंडिंग के बाद ही स्पेसक्राफ्ट में मौजूद इंजन के फ्यूल पाइप में प्रेशर बढ़ चुका था और उसमें जमीन नमी या बर्फ में तब्दील हो रही थी। इनफैक्ट नासा भी अपने एस्ट्रोनॉट्स को ये कमांड देने ही वाला था कि इससे पहले कि ये सिचुएशन और घातक हो जाए वो तुरंत स्पेसक्राफ्ट से उतर जाएं, क्योंकि ये प्रेशर इतना बढ़ चुका था कि स्पेसक्राफ्ट कभी भी ब्लास्ट हो सकता था। अब जरा आप सोचिए कि अगर ऐसा होता तो धरती पर वापस आना इनके लिए असंभव हो जाता और ये चांद पर अपनी आखिरी सांसें लेते। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई,
इसे भगवान की मेहरबानी समझो या इनका अच्छा नसीब। कुछ समय बाद बर्फ पिघलने लगी थी और इसके चलते वापस फ्यूल पाइप का प्रेशर नॉर्मल हो चुका था। 2.5 घंटे चांद पर घूमने के बाद और स्पेसक्राफ्ट की मुसीबतों को सुलझाने के बाद अब सबने चैन की सांस ली थी कि एक और मुसीबत सामने आ गई थी। स्पेसक्राफ्ट के हिस्से में लगी स्विच टूटकर नीचे गिर गई थी। इसके कारण सर्किट ब्रेक डाउन हुआ और उस हिस्से की पावर कट हो चुकी थी। ढूंढने के बाद एल्ड्रिन के हाथ स्विच तो आ गई, लेकिन उसे फिक्स करना एक बड़ा टास्क था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ट्रेनिंग के वक्त उन्हें इसका उपाय नहीं बताया गया था। किसी ने सपने में भी ऐसी गड़बड़ी होने के बारे में नहीं सोचा था। एल्ड्रिन ने इस समस्या से बाहर निकलने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन कोई पॉजिटिव रिजल्ट ना देखते हुए उसने एक देसी जुगाड़ अपनाने के सोचा और पेन को उस छेद में डाला जहां से वो स्विच टूट गया था। 6 घंटे की मेहनत जो काम नहीं कर पाई थी, वो महज अब 1 ही मिनट में सिर्फ एक ही पेन ने करके दिखा दिया था। अब वो घड़ी आ चुकी थी जब एस्ट्रोनॉट्स को धरती के लिए रवाना होना था। प्लान ये था कि कोलंबिया विमान जिसकी मदद से उन्हें वापस धरती पर आना था, उसमें मौजूद 2 मॉड्यूल्स, पहला कमांड मॉड्यूल जिसमें एस्ट्रोनॉट सवार थे और दूसरा सर्विस मॉड्यूल जिसमें चांद की सतह से लाया गया विमान का बाकी सामान था, उन्हें कोलंबिया की धरती में आते ही अलग अलग डायरेक्शन में जाना था ताकि दोनों आपस में क्रैश ना हो। लेकिन यहाँ भी इनकी हिम्मत ने इन्हें एक और चुनौती दी। दोनों मॉड्यूल अपोजिट डायरेक्शन के बदले एक के पीछे एक तेज रफ्तार से बहने लगे। अगर ये एक दूसरे से ज्यादा करीब भी आ जाते तो भी एक बड़ा धमाका होना लाजमी था, लेकिन इतनी तेज रफ्तार से नीचे की ओर आने के बावजूद ऐसा कुछ नहीं हुआ और दोनों ने बड़े ही आराम से प्रशांत महासागर में 24 जुलाई 1969 को लैंडिंग की और मिशन को कामयाब बनाया। आज जब हम इस कामयाब मिशन की बात करते हैं तो ज्यादातर हमारी जुबान पर और जहन में ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स, खासकर नील आर्मस्ट्रांग ही आता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस मिशन को कामयाब बनाने में न सिर्फ नासा बल्कि दुनिया भर के 40,000 लोगों ने अपनी भूमिका निभाई थी। जहां एक ओर हमें अपोलो 11 के सक्सेसफुल मिशन की कहानियां इंटरनेट पर देखने को मिलती है और इनकी मुसीबतों का सफर सुनने को मिलता है, वहीं कई ऐसी स्टोरीज भी मौजूद है जो मून लैंडिंग को फेक बताती है। हम आपको बता दें कि इस मिशन को लेकर किस तरह के सवाल उठे थे। जब चांद पर हवा नहीं है तो झंडा कैसे उड़ सकता है? अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चांद से ली गई तस्वीर में एक भी तारा दिखाई नहीं दे रहा है, यह कैसे संभव है? तस्वीर में एक भी ब्लास्ट क्रैटर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? चांद पर उतरने वाले 17 टन के मॉड्यूल बालू पर खड़े दिख रहे थे, लेकिन उनका वहां कोई मिशन क्यों नहीं बना? दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करने के साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।